मंगलवार। और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। तो लगातार हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की, जहां पर 119 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। और बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, दोपहर 1 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत रहा है वो 36.68% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। तो तेलंगाना चुनाव में दिग्गजों ने वोट डाला है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया मतदान। मेडक जिले के सिद्दीपेट में पत्नी संग डाला वोट। बीआरएस नेता के कविता ने भी किया मतदान। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में किया मतदान। हैदराबाद में अभिनेता नागार्जुन ने किया वोट। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने हैदराबाद में वोट डाला है। तो देखिए, तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो सियासी दिग्गज हो या फिल्मी सितारे। ये तस्वीरें देखिए, असदुद्दीन ओवैसी आपको नजर आएंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी आपको नजर आएंगे, केटीआर बीआरएस नेता हैं। इसके अलावा आप देखें, नेताओं की बात हुई, उसके बाद अभिनेताओं को आप देखें तो अभिनेताओं में चिरंजीवी हो, अल्लू अर्जुन हो। यहां तस्वीर हम आपको नितिन बाबू की दिखा रहे हैं, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। वेंकटेश वोट डालने के लिए पहुंचे। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन वोट डालने के लिए पहुंचे। तो 8 तस्वीरों के जरिए नेता, अभिनेता, क्रिकेटर सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरह से अभिनेता चिरंजीवी ने भी परिवार के साथ मतदान किया है, और जैसा कि आपने भी बताया कि चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो, एक एक कर सभी मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लगातार वोट डाल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 119 विधानसभा सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। और इसी पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। Well, United Nations recognized the development model of Telangana. Oxford University recognized the development model of Telangana. If Rahul Gandhi does not understand the reports of United Nations and Oxford, it is up to him and his party's team to understand and tell him that this is recognized and acknowledged worldwide. Just to make a political allegation, Rahul Gandhi ji should not do it. He should stop conning and lying to the people of this nation, because everywhere he went and made tall promises, he failed those states miserably, starting from Rajasthan to Karnataka to Madhya Pradesh. So the people of Telangana will not believe him. Very confident we are going to hit a century. I'll see you back on the 3rd. सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, उसको ठोकर करो, इसको ठोकर मारो, पैसे को लिखकर को। आपका मन में क्या चाहिए, आपको मन क्या चाहते हैं, व्यक्ति कैसा है, पार्टी कैसा है, ये देख के वोट डालना। लिकर से, शराब से, पैसे से वोट कभी नहीं डालना। भगवान आपको यह अधिकार दिया है, आपका मन के विचार के आधार पर वोट डालिए। एक अच्छे सरकार लाने के लिए सभी लोगों का जिम्मेदारी है। आप बाहर आकर अपना वोट को इस्तेमाल करते हुए अच्छे एमएलए को, अच्छे सरकार को लाने के लिए पूरा सभी लोग मन से सोचकर प्रयास करना चाहिए, आगे वोट डालना चाहिए। सभी मेरे निज़ामाबाद के पार्लियामेंट के मेरे भाई बहन सब बाहर निकलिए, ज़्यादा संख्या में वोटिंग में पार्टिसिपेट करिए और अपना जो लोकतंत्र है उसको और मजबूत करिए। Well, United Nations recognized. तो सुना आपने, देखिए सियासी दिग्गज जो हैं वोट डालने के बाद अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। लगातार न्यूज इंडिया आपसे अपील भी कर रहा है, जो तेलंगाना के लोग हैं, आज मौका है आपके पास, मतदान का अधिकार आपके पास है, वोट डालने के लिए पहुंचिए। और देखिए जो मतदान का प्रतिशत रहा है पूजा, वो चौंकाने वाला है, क्योंकि बहुत स्लो रफ्तार रही है। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है। सबसे पहले एक बार फिर से मैं परिचय करवा दूं, राजेश यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं। खेमचंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खेमचंद जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। राजलक्ष्मी जी हमारे साथ हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजलक्ष्मी जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो शुरुआत इसी से करते हैं कि वोट परसेंटेज जो 1 बजे तक के रहे हैं। राजलक्ष्मी जी, सबसे पहले कमेंट मैं आपका चाहूंगा, स्लो अगर कहें वोटिंग अगर हो रही है, इसके पीछे वजह क्या लग रही है? जी नमस्ते। और सबसे पहले एक वोट अपील सभी को कि सबसे बहुत बड़ी मात्रा में आगे आकर वोट करिए, और जो आप कर रहे हैं और भी करिए, जो भी आप तेलंगाना से हैं। और जो अभी आप जो मात्रा देख रहे हैं, इसका शायद एक संकेत ये है कि लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। तो ये एक संकेत है, बदलाव हो।
हाँ, क्योंकि और इंडियन ये पॉलिटिक्स में देखिए- हमने देखा है कि बदलाव हो यानी कि ज्यादा वोटिंग, बदलाव ना हो इसलिए मतलब स्लो, ठीक है भाई सरकार से संतुष्ट है। ये जो वोटिंग की परसेंटेज है ये अच्छा ही है अभी तक का। जो आगे जो मुझे तो ऐसा संकेत लग रहा है कि लोगों को शायद इसमें बदलाव चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें शायद कांग्रेस का फायदा हो, क्योंकि ये देखिए मैंने जो देखा कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों एक दूसरे का वोट कट करने के चक्कर में है, तो उसका फायदा इनडायरेक्टली उसका फायदा तो बीजेपी को ही हो रहा है। और तो उसके अलावा जो बीजेपी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उन्होंने उनका जो संगठन है वहां पर और भी मजबूत करने की बहुत वर्षों से उनका प्रयास चल रहा है। और जिसका आपने नतीजा देखा कि पिछले इलेक्शन में उनको एक सीट से बढ़कर फिर जो लोकसभा इसमें उनको 4 सीटें मिली, और जो म्युनिसिपल इलेक्शंस में भी उन्होंने जैसे स्वीप ही 48 कर तक दिया। पहुंच गए। तो उनका जो संगठन है वहां पर बढ़ता ही जा रहा है, और मुझे अचरज नहीं होगी अगर 30 से ज्यादा सीट भी अगर उनको इस बार, क्योंकि उनका जो है बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा जो है बीआरएस और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ ऐसे पड़े हैं कि दोनों एक दूसरे को काट ही रहे हैं। और कांग्रेस का ये ऐसा है कि वो तो जैसे साफ ही हो गए हैं तेलंगाना से, तो इस बार वो अगर वापस नहीं आते हैं तो उनका जो वोट शेयर हर बार कम होता जा रहा है। तो वो इस बार अगर उनका कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ तो वो तो जैसे साफ ही हो गए तेलंगाना से। तो ये जो तेलंगाना के फॉर्मेशन से लेकर आज तक वो एक बार भी जो सत्ता में नहीं आ पाए, और उसके पहले भी आंध्र प्रदेश में भी उनका जो अस्तित्व था पहले इंदिरा गांधी जी के समय में, जो वो आज इंदिरा गांधी जी का नाम ले रहे हैं बार बार, तो दादी जी का नाम ले रही हैं प्रियंका जी, लेकिन इस बार चेंजेस आपको लग रहे हैं क्या? क्योंकि इस बार जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां मेहनत की है और नेक टू नेक फाइट ये कहा जा रहा है, इसमें अब चीजें किस तरीके से होंगी वो तो वक्त बताएगा। लेकिन क्या इस बार का चुनाव तेलंगाना का जो है बेहद अहम आपको लग रहा है? क्योंकि दक्षिण के द्वार दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि दक्षिण के द्वार कांग्रेस के लिए भी बंद हो गए, बीजेपी कर्नाटक में थी वहां से हार चुकी है, तो क्या दक्षिण के द्वार ये दोनों पार्टियों के लिए इस बार खुल सकता है अगर तेलंगाना में चीजें अगर कांग्रेस के लिए बेहतर होती है या बीजेपी के लिए बेहतर होती है? जी देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर एक विचित्र स्थिति है कि दो बड़े कि वो इस राज्य में उनका अस्तित्व हो, और जो राज्य का जो सरकार है वो प्रयास कर रहे हैं कि वो राष्ट्रीय दल बने। तो ये जो राष्ट्रीय दल बनने के चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है कि बीआरएस का फोकस थोड़ा सा वहां से हट गया है, और उनका जो है वो नेशनल एस्पिरेशन लग रहा है। और जो कांग्रेस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनका जो है ना फोकस, वो अभी उन्होंने पिछले कुछ दिनों में वहां पर कैंपेनिंग तो किया, लेकिन देखिए वो अभी इंदिरा अम्मा की बात कर रहे हैं। तो इंदिरा अम्मा के तो उनका जो पोजीशन था वहां पर, इंदिरा अम्मा आपको पता नहीं पता है कि नहीं कि वो वहां पर एमपी थी, जहां जब उनका असैसिनेशन जब हुआ तो वो एमपी थी। तो वो उन्होंने, और देखिए केसीआर जी ने ये एक और चीज उनको याद दिलाया कि इंदिरा अम्मा के वक्त तो इमरजेंसी भी आई थी, तो बहुत मतलब बुरे यादें भी थे उनके साथ में। तो ये जो है ना उनको अभी देखिए, मतलब इसका मतलब ये है कि अभी की जो वो गारंटीज बात कर रहे हैं उस पर उनको भरोसा नहीं है, इसलिए उनको इंदिरा अम्मा की याद दिलानी पड़ रही है लोगों को, क्योंकि वो आज तक की मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीएम है। ठीक है, राजेश जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस नेता है राजेश जी। जैसा कि सवाल खड़ा किया जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति की हम बात अगर करें तेलंगाना में, तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस खत्म होती नजर आ रही है, ऐसा कुछ कहना है, इस पर क्या कहेंगे आप? आपकी क्या प्रतिक्रिया? तेलंगाना में कांग्रेस कितनी मजबूत, आखिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वादे आखिर लोगों पर कितना प्रभाव डालते नजर आएंगे इस बार चुनाव में? देखिए, कांग्रेस तेलंगाना में ख़त्म हो रही है या कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये 3 तारीख को डिसाइड हो जाएगा। और देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ और जो हमारा आकलन है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है वहाँ।
और जैसे दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सहित ये त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला ही नहीं है, कहीं ये वन साइड मुकाबला है, कहीं त्रिकोणीय मुकाबला ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की 2018 में एक सीट आई, जिस पार्टी की एक सीट आई वो क्या सरकार बना सकती है ही नहीं। या 2 सीट जीत जाए या सुपड़ा भी साफ हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और जहां तक ये कहते हैं ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे हम, तो आप देखिए ओबीसी की याद क्यों आ गई इनको। एक अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वहां पर हमारी सरकार दूर दूर तक कहीं बनने नहीं जा रही, तो इसलिए उन्होंने ओबीसी का एक कार्ड खेला है कि ओबीसी को खुश करने के लिए। अगर इनकी देश के अंदर बहुत राज्यों में सरकार है, कितने ओबीसी मुख्यमंत्री हैं जी? 2 सांसद थे 1980 में, बिल्कुल आपकी बात 303 सांसद लेकर देश की सबसे बड़ी पार्टी और अपने दम पर सरकार बनाने वाली पार्टी 30 सालों के बाद बनी बीजेपी। तो ये कहना कि 2018-19 में एक सीट जीती थी तो आज सरकार नहीं बना सकती, ये मतलब ये थोड़ा समझाएंगे, ये समझ नहीं आया। देखिए ये तो सर आपको 3 तारीख को पूरा समझ में आ जाएगा। वो तो खैर ठीक है, लेकिन आज जो आप ये बात कह रहे हैं उसमें थोड़ा समय समझना चाह रहा था, क्योंकि देखिए यही वो पार्टी है जो एक विधायक, उसके बाद फिर 4 सांसद और उसके बाद फिर म्युनिसिपल के जो चुनाव थे हैदराबाद के 48 वहां पे पार्षद जीत के आए। ये चीज देखिए आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि वहां पर ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया तेलंगाना के अंदर के वहां उनकी सरकार बन जाए। कोई भी आप किसी भी चैनल को देख लो, आपके जो एक्सपर्ट हैं वो बहुत ज्यादा जो के जीवन में मतलब आप किसी भी पत्रकार ने तुलना करेंगे 30 सीटें आ जाएंगी, तब भी सरकार नहीं बन रही है। उनकी भी बात मान ली जाए तो सरकार तो बनने जा ही नहीं रही है। ये तो देखिए, और आपको रिजल्ट दिखा देगा, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनने जा रही है। तेलंगाना ही नहीं, आप देख लेना 5 राज्यों में क्या स्थिति होगी। 3 तारीख को सारे परिणाम आ जाएंगे। ये बात ठीक है, 3 तारीख का इंतजार तो सबको है। हाँ, खेमचंद जी, आप तो सरकार बना ही नहीं रहे वहां, तो क्या वोट काटने के लिए वहां है तेलंगाना में? था कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक एमएलए है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहां पे कुछ करने नहीं जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास वहां पे 4 एमपी हैं, आपके पास 3 एमपी हैं। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी वहां पे अल्टरनेटिव है, और बीआरएस ने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये तो आपके लॉजिक के अनुसार हुआ। रही बात हमारे अनुसार, हम काम पे विश्वास रखते हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो योजना है वो तेलंगाना में जन जन तक पहुंची, गाँव तक पहुंची, घर घर तक पहुंची, हर घर में टॉयलेट बना है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो पीएम किसान की योजना है उसका लाभ सबको मिल रहा है। वहाँ छोटे किसान है, नहीं तो खेमचंद जी, बीजेपी की लड़ाई वहां है किससे, बीआरएस से या कांग्रेस से? क्योंकि जिस तरीके से कई एक्सपर्ट्स का ये मानना रहा है कि बीजेपी का पहला प्रयास ये है कि हम वहां दूसरे नंबर की पार्टी किसी तरीके से बन जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी में सरकार फॉर्म करे, और जनता हमारे साथ है। जनता इन दोनों पार्टियों के खिलाफ है। कांग्रेस ने यूनाइटेड आंध्र प्रदेश को खूब लूटा, खूब बर्बाद किया, और पर्टिकुलरली तेलंगाना वाले प्रदेश को, जो तेलंगाना वाला क्षेत्र है उसको खूब इग्नोर किया, आइसोलेट किया। हजारों यूथ वहां पे मारे गए। अगर ये चाहते तो बहुत पहले तेलंगाना बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन खेमचंद जी, जो सवाल है अभिषेक जी का, बीजेपी आखिर अपना मुकाबला किससे मान रही है, कांग्रेस से या बीआरएस से? क्योंकि देखिए क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव वाकई क्षेत्र में काफी ज्यादा होता है, और ऐसे में आकर अपनी जगह बना पाना। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया, कई बार जनसभाओं को संबोधित की, भव्य रैली निकाली। कितना प्रभाव पड़ता है इसका नजर आएगा, बीजेपी को कितना फायदा होगा, और मेन मुकाबला जो है किससे? पूजा जी, वहाँ पे बीआरएस सरकार में तो ऑब्वियसली जो मेन मुकाबला बीआरएस से है। अच्छा, कांग्रेस दूर दूर तक वहाँ पे नहीं है, और कांग्रेस प्रयास कर रही, वो बात बिल्कुल ठीक है। कर्नाटक में इलेक्शन आने के बाद इनमें एक नई एनर्जी आई, लेकिन फिर भी लोगों के दिल में इन्होंने कोई जगह नहीं बनाई। लोगों को आज भी याद है किस तरीके से आंध्र प्रदेश की जब यूनाइटेड सरकार थी, कांग्रेस ने वहां पे नुकसान पहुंचाया, किस तरीके से करप्शन किया, किस तरीके से लोगों को परेशान किया। आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बिना तेलंगाना में सरकार के सीधा लाभ पहुंचा रहे हैं, टॉयलेट बनवा रहे हैं, बिजली की व्यवस्था करा रहे हैं, और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पीएम किसान योजना घर घर तक पहुंच रही है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ सब गरीबों को मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है। जो गरीब 2-3 महीने के लिए राशन के लिए भटकते थे, 7-8 महीने का राशन का उनका जुगाड़ हो जाता था छोटे खेत में, लेकिन उसके बाद 2-3 महीने उनको लास्ट में बहुत मुश्किल होता था। आज इनके घर में
भरपूर राशन है, आज उनको राशन की चिंता नहीं है, आज अपने बल्कि वो गाय भैंस को भी राशन खिला पा रहे ठीक हैं। है। तो ये सारी चीजें आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ठीक है, मोदी जी की वजह राजलक्ष्मी हो जी रही से हैं। जवाब और लेते हैं। रिजर्वेशन का लाभ भी राजलक्ष्मी जी, उनको देखिए, जब पूरी हम तरह है। जिक्र करते हैं बीआरएस का, तो क्षेत्र पार्टी के तौर पर हम देख पाते हैं कि कितनी ज्यादा मजबूत है बीआरएस। इससे पहले भी चुनावी मैदान में बीजेपी थी, लेकिन जिस परिणाम की उम्मीद इस बार की जा रही है 2018 में भी की गई थी। आपके अनुसार अगर देखा जाए, देखिए, जब अपने रीजन की बात आती है तो आप अपने रीजन के लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, उनसे ज्यादा लगाव महसूस करते हैं। तो क्या बीआरएस बीजेपी के सामने, और बीजेपी जो अपना मुकाबला कह रही है कि हमारा मेन मुकाबला बीआरएस से है, क्या वाकई बदलाव इस बार देखने को मिलेगा या फिर क्षेत्र पार्टी ही प्रभावित रहेगी ज्यादा? जी देखिए, बीआरएस का एक अभी फिलहाल अभी के समय में थोड़ा सा पलड़ा भारी है, क्योंकि उनका जो है जैसे तेलंगाना मूवमेंट से लेकर आज तक उनका जो कनेक्ट है उनके साथ में, वो तो है, लेकिन ये बात भी है कि उनकी अभी जो है एंटी इनकम्बेंसी है, और उसके अलावा करप्शन के केसेस हैं, और जो उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है उनकी कुछ भी तालमेल उनका ठीक लगाया ही नहीं रहा। तो वो जो भी सेंट्रल स्कीम्स और पॉलिसीज थे उन्होंने लागू ही नहीं किए। तो वो जो है उसका बड़ा नुकसान हुआ है तेलंगाना को। वो उसका और ज्यादा फायदा हो सकता था अगर उनका अच्छा संबंध होता सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो ये जो है ये अगर इसका असर लोगों तक अगर पहुंचा, अगर कुछ समझा कि ये चीज हमको नुकसान हो रहा है, तो ये जो बीआरएस और कांग्रेस की जो अभी जो फाइट चल रही है उसके बीच में मुझे लग रहा है कि इसका फायदा बीजेपी को ही होना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर देखेंगे तो चलिए राजलक्ष्मी जी, इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे, और साथ ही आपसे मैं कुछ और चीजें भी समझने की कोशिश करूंगा कि केसीआर एक मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा हुआ है पिछले 8-10 सालों में, उसका इम्पैक्ट कितना रहेगा, और साथ ही साथ वहां पे कुछ ऐसी योजनाएं रही हैं जिसको लेकर के घिरे भी हैं केसीआर, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उन तमाम चीजों के बारे में आपसे समझूंगा। वक्त है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे।